हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पॉलिटिविज़न में। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करेंगे पॉलिटिकल साइंस यूनिट 5 के इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक यूरोपीय यूनियन को कवर कराया था, उसके बाद वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन अब आपको डेली बेसिस पे यहाँ से आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएंगे जितने भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं। और ख़ासकर आने वाले एग्ज़ाम में पॉलिटिकल साइंस के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, सारे के सारे टॉपिक तो इतने कम समय में नहीं कवर कराए जा सकते, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम कोशिश करेंगे कि उन सारे टॉपिक्स पे आपको लेक्चर प्रोवाइड कराए जाएँ। और एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये भी दे दूं कि आने वाले 1-2 दिन में मेरे लाइव क्लास भी शुरू होने वाले हैं, तो आप वहाँ से पॉलिटिकल साइंस के लिए जुड़ सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे चैनल पे फ्रीली जुड़ सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 और साथ ही साथ पेपर 1 के अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के तहत कवर करेंगे अफ्रीकन यूनियन को, ठीक है ना। ये बहुत ही अहम टॉपिक है क्योंकि रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली दफ़ा यूरोपीय यूनियन से क्वेश्चन पूछे गए थे और संघाई कोऑपरेशन से भी पूछे जाते हैं, आसियान वगैरह जो भी है, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस बार बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अफ्रीकन यूनियन से क्वेश्चन आए, और तो हम लोग इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि आखिरकार ये अफ्रीकन यूनियन की क्या इम्पोर्टेंसी है, कैसे इसका क्या हिस्ट्री है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक है, और कितना ये सक्षम है अपने कार्यों को करने में। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे अफ्रीकन यूनियन और भारत का रिलेशन, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये देखिए आपके स्क्रीन पे ये 2020 का बैठक है जो अफ्रीकन यूनियन का आयोजित किया गया। ये बैठक 33 बैठक था, ठीक है, 33वां बैठक था और इसका थीम था साइलेंस द गन्स, क्रिएटिंग कंडक्टिव कंडीशन फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट, ठीक है। ये थीम है इस बार का जो 2020 में अफ्रीकन यूनियन की बैठक आयोजित किया गया, जो 33वां सम्मेलन था। इस सम्मेलन की यही थीम है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये जितने भी ग्रीन है, ग्रीन में आपको जो भी दिख रहे हैं ये सारे अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज मेंबर हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो बहुत बड़ा महादेश है अफ्रीका, ठीक है। तो इतने सारे देश जो अफ्रीका संघ के क्या हैं, ये सारे कंट्रीज मेंबर हैं, ठीक है। और इसकी मैं बात करूँ हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है अदिस अबाबा में, जो इथोपिया में है, ठीक है, इथोपिया की राजधानी है। चलिए, तो फिर आज हम जानते हैं अफ्रीका संघ के बारे में। डियर स्टूडेंट, अफ्रीका संघ को जानने से पहले हमें जानना होगा अफ्रीकी एकता संगठन को, ठीक है, क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है वो अफ्रीकी एकता संगठन का ही परिवर्तित रूप है। इसके बदले में उसको बनाया गया है, चूंकि पहले जो अफ्रीकी एकता संगठन बना वो उतना सफल नहीं हो सका अपने क्षेत्रीय और सिविल वार को रोकने में, उपनिवेशवाद का विरोध करने में, नस्लवाद का विरोध करने में, ठीक है। जो अपने क्षेत्रीय विवाद थे उसको सुलझाने, मतलब जिन उद्देश्यों के साथ अफ्रीकी एकता संगठन को बनाया गया था वो उद्देश्य वो उतनी सफलता से हासिल नहीं कर सका, जिसके फलस्वरूप इसको बदल के इसका बड़ा स्वरूप कर दिया गया और अफ्रीका संघ बना दिया गया। अफ्रीकी संघ का निर्माण हुआ, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन का निर्माण हुआ। लेकिन उससे पहले सबसे पहले क्या आया था? अफ्रीकी एकता संघ, ठीक है। जब कोल्ड वार चल रहा था, आपको पता है कि कोल्ड वार के समय बहुत सारे देश, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कह लीजिए आप, तो बहुत सारे देश क्या होते हैं, आज़ाद होते हैं। लेकिन अफ्रीका जो था आज़ाद होने के बाद भी यहाँ पे बहुत तरीके की समस्याएं थी, उपनिवेशवाद का बहुत ज़्यादा शिकार था, और उसके बाद वहाँ पे नस्लवाद थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, एकता आपस में नहीं थी। तो ऐसे में एक वहाँ के लोगों को, वहाँ के अफ्रीकी कंट्रीज के जो भी कुछ देश थे, सभी देशों ने मिलकर एक आइडिया निकाला कि एक ऐसा हम लोग मंच तैयार करते हैं जहाँ पे अपने देश के विकास
विकास के लिए, अपने हित के विकास के लिए हम एक मंच प्रदान करें। वो मंच जो निकल के आया उन राष्ट्र अध्यक्षों के द्वारा, वही एक मंच था जो अफ्रीकी एकता संगठन कहलाया, जिसका मतलब मेनली उद्देश्य था कि उपनिवेशवाद से लड़ना, नस्लवाद से लड़ना, जितने भी क्षेत्रीय विवाद हैं उनकी मध्यस्थता करना, उनको सुलझाना, सिविल वार को ख़त्म करना, ये सारे उद्देश्यों के साथ अफ्रीकी एकता संगठन जो है वो इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्या है अफ्रीकी एकता संगठन और कैसे कैसे ये अफ्रीकी संघ में परिवर्तित हो गया। तो सबसे पहले बात करें अगर हम अफ्रीकी एकता संगठन की, तो अफ्रीकी महाद्वीप के 32 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा 25 मई 1963 की यूथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में, ठीक है, यूथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा में अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना के लिए एक चार्टर तैयार किया गया। ठीक है, कब? 1963 में अदिस अबाबा इथोपिया में 32 देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने एक आइडिया दिया कि एक मंच या फिर एक संगठन बनाया जाए जो अफ्रीका के लिए काम करे। क्यों बनाया गया? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के उभरते 9 स्वतंत्र राज्यों में एकता स्थापित करने के लिए एक मंच की तलाश थी। ठीक है, आपस में यूनिफाइड होने के लिए, आपस में एकीकरण करने के लिए इनको एक मंच की आवश्यकता थी जहां पे वो अफ्रीकी हितों को साझा कर सके या फिर उससे मुकाबला कर सके। ठीक है, अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना इसी खोज का प्रतिफल था जो 32 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा जो आयोजित जो चार्टर तैयार हुआ, उसी के फलस्वरूप जो है अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हो जाती है। तत्कालीन समय में जब अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना हुई तो उस समय इसका उद्देश्य क्या था? आइए कुछ हम उद्देश्यों को देख लेते हैं। तो अफ्रीकी एकता संगठन का जो उद्देश्य है वो सबसे पहले तो ये कि अफ्रीकी राज्यों में एकता, भाईचारे का प्रोत्साहन देना, ठीक है, और उसके बाद अफ्रीकी लोगों की जीवन दशा में सुधार लाने के लिए राज्यों के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना, उनकी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखना, अफ्रीका से सभी प्रकार के उपनिवेशवाद का क्या करना? खात्मा करना। ठीक है, ये मेनली उद्देश्य था आपके अफ्रीकी एकता संगठन का। और कुछ अगर इसकी उपलब्धियों की मैं बात करूं कि आखिरकार जो ये एकता संगठन था, इन्होंने क्या क्या अपने समय में उपलब्धियां हासिल की, तो ये सफल रहा अल्जीरिया और मोरक्को के विवादों को सुलझाने में, जो 1964 से 65 के बीच हुए थे। इसके अलावा सोमालिया, इथोपिया और केन्या और सोमालिया सीमा विवाद को भी सुलझाने में सफलता हासिल की। इसके अलावा इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में एक अफ्रीकी समूह के गठन की बात की। इसके अलावा इन्होंने जो समूह जो ग्रुप 77 है, इसके निर्माण में भी, इसके गठन में भी अफ्रीकन यूनियन का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो विकासशील देशों के लिए मतलब देशों के लिए जो रूप में कार्य करता है, विकासशील देशों के विकास के लिए जो कार्य करता है। तो ये सारे कुछ उपलब्धियां हैं अफ्रीकी एकता यूनियन की। लेकिन इन उपलब्धियों के बाद, ये कुछ गिने चुने उपलब्धियों के बाद अफ्रीकी एकता यूनियन जो है उतना वो सफल नहीं हो सका। इसके वजह से क्या है कि यह संगठन जो है ढीला पड़ जाता है और यह बहुत दिनों तक संप्रभु राज्यों में अपनी सफलता नहीं हासिल कर सका। इसकी बात उतना प्रभावकारी नहीं रहा, ये बहुत अच्छे डिसीजन नहीं ले सका। और इसका एक और कारण रहा कि अफ्रीकी औपनिवेश व्यवस्था से लड़ने के लिए सदस्य देश एक सामूहिक शक्ति गठित करने में बहुत सफल नहीं हुए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इन्होंने अपने शामिल तो किया कि हम उपनिवेशवाद का खात्मा करेंगे, लेकिन उसको खात्मा करने के लिए ज़रूरत था कि जितने भी अफ्रीकी देश हैं वो एक साथ एक मंच पे एक साथ मिलकर उसका विरोध करें। लेकिन इन्होंने आपसी ही द्वंद्व के कारण इस बात में उनकी सामूहिक शक्ति जो है कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये भी इनका ऑब्जेक्टिव फेल हो जाता है। इसके अलावा ये क्षेत्रीय और अन्य विवादों की मध्यस्थता करने में भी असफल रहते हैं। जितने भी सिविल वार और पृथकतावादी आंदोलन थे उनको रोकने में भी ये असफल हो जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अफ्रीकी एकता यूनियन था वो उतना ज़्यादा सफल नहीं रहा अपने लक्ष्यों को हासिल करने में। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि धीरे धीरे सबसे पहले बात होती है कि एक आर्थिक समुदाय का निर्माण किया जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक आइडिया आता है कि सिर्फ इतने ही लोग मिलके, कंट्रीज मेंबर की भी कमी थी, तो इतने लोग मिलके हम एक मतलब नहीं कर पा रहे, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी अपडेट करने के लिए 9 सितंबर 1999 को क्या होता है कि लीबिया के सिरते में एक घोषणा होती है और बोला जाता है कि यहाँ पे एक अफ्रीकी संघ का निर्माण कराया जाए, जो जिसमें क्या होंगे, लगभग अफ्रीकन देश के देश होंगे जो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली
होगा। ठीक है, तो 9 सितंबर 1999 को क्या होता है, लीबिया में AU की घोषणा की जाती है, अफ्रीकन यूनियन की घोषणा की जाती है। ठीक है, और अफ्रीकी संघ की स्थापना के लिए 26 मई 2001 को अदिस अबाबा में इसकी स्थापना कर दी जाती है और इसको लॉन्च कर दिया जाता है 9 जुलाई 2002 को डरबन के दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो ये 3 डेट आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे इसकी घोषणा हुई थी, यहाँ पे इसका गठन हुआ था और यहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया गया। मतलब ये कि 9 जुलाई 2002 से जो अफ्रीकी एकता संगठन था उसके बदले में अफ्रीकी संघ जो है अपना रोल निभाने लगा। अब वो अफ्रीकी संघ के नाम से जाने लगा, अफ्रीकी संघ से सारे काम जो है वो कार्यान्वित होने लगे। ठीक है, तो 9 जुलाई 2002 से अफ्रीकी संघ जो है वो अस्तित्व में आ जाता है। अब हम लोग डिटेल से देखेंगे कि अफ्रीकी संघ क्या है। ये था अफ्रीकी संघ बनने की हिस्ट्री, कुछ विकास का कुछ इंपॉर्टेंट डेट कि कैसे कैसे बना, कैसे अफ्रीकी एकता यूनियन है जो वो उतना सफल नहीं रहा अपने लक्ष्यों को हासिल करने में। ठीक है, तो अब हम उसका बड़ा रूप देखते हैं जो अफ्रीकी एकता यूनियन का ही एक बदला रूप है, या फिर कह सकते हैं कि उसके स्थान पे अफ्रीकी संघ जो है वो काम कर रहा है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। तो जो अफ्रीकी संघ है यह एक महाद्वीप निकाय है। ठीक है, जिसमें अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। वर्तमान में अफ्रीकी संघ में कितने हैं, अफ्रीका के 55 देश शामिल हैं। इसे 1963 के स्थापित ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी जो था, अफ्रीकी एकता संगठन जो था, उसके स्थान पे आधिकारिक रूप से जुलाई 2002 में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गठित कर दिया गया था। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर देखा कि 1963 का जो एकता संगठन था उसके स्थान पे अफ्रीकी संघ को साउथ अफ्रीका के डरबन जो 2002 में हुआ था वहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया गया और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो सचिवालय है वो है आदिस अबाबा में। आइए हम इसके उद्देश्यों को जानते हैं कि आखिरकार अफ्रीकी संघ के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। तो अफ्रीकी संघ के जो उद्देश्य हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना। ठीक है, महाद्वीप में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देना। इसके साथ ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संस्थानों, लोकप्रिय भागीदारी और सुशासन को भी बढ़ावा देना। अफ्रीकी देशों के और उनके लोगों के बीच अधिक एकता और एकजुटता हासिल करना और इसके अलावा अपने सदस्य देशों की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करना और मानवाधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर और अन्य मानवाधिकार यंत्रों के अनुरूप लोगों के अधिकारों को प्रोत्साहित करना तथा अफ्रीकी लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग की भावना विकसित करना। इसके साथ ही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि महाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक एकीकरण का प्रयास करना। मतलब अफ्रीका जो है अपने समुचित विकास को, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक एकीकरण की बात हो, चाहे वो मानवाधिकार की सुरक्षा की बात हो, जीवन स्तर में सुधार की बात हो, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की बात हो, वहाँ पे सुशासन बनाने की बात हो, इन सभी चीज़ों को जो है वो अपने लक्ष्य में शामिल किया और 55 देशों के साथ ये जो है अफ्रीकन यूनियन जो है बनके तैयार होता है और ये जो इनके लक्ष्य हैं इसको पाने के लिए ये काम करता है। आइए अब हम जानते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर क्या क्या है, आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे कि हम यूरोपीय यूनियन पढ़ रहे थे, यूरोपीय यूनियन का अपना एक स्ट्रक्चर था, बहुत बड़ा संघ है कि उसका एक अपना यूरोपीय परिषद है, यूरोपीय आयोग है। तो उसी तरीके से इस संगठन का भी अपना एक स्ट्रक्चर है, जैसे जिसमें है पहला शासनाध्यक्ष सभा, मंत्री परिषद, मध्यस्थता, समाधान और विभाजन समिति, इसके अलावा है विवाद निषेध, प्रबंधन समाधान तंत्र समिति तथा सामान्य सचिवालय। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर के मुख्य अंग हैं जो अफ्रीका संघ के में काम करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं, क्योंकि इन स्ट्रक्चर से इनके संरचना है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले एग्जाम में यूरोपीय आयोग के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें यूरोपीय आयोग से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हो सकता है मे भी इस एग्जाम में पॉसिबिलिटी हो कि अफ्रीकन यूनियन से क्वेश्चन पूछ लिए जाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो अफ्रीकन यूनियन का प्रमुख राजनीतिक अंग है वो है शासनाध्यक्ष सभा, या यूं कहें कि जो शासनाध्यक्ष सभा है ये अफ्रीकन यूनियन का प्रमुख एक राजनीतिक अंग है। इसकी बैठक जो है वो प्रत्येक वर्ष होती है, जिसमें नीतियों को परिभाषित किया जाता है और अफ्रीकन यूनियन की एजेंसियों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण होता है।
तो शासनाध्यक्ष सभा का जो मुख्य काम है वो काम है वहाँ के नीतियों को बनाना, नीतियाँ क्या हैं उनको परिभाषित करना और उनसे संबंधित जितने भी एजेंसी हैं अफ्रीकन यूनियन से संबंधित उनके एक्टिविटीज का क्या करना, पर्यवेक्षण करना शासनाध्यक्ष सभा का प्रमुख कार्य है। और इसकी बैठक जो है वो प्रत्येक वर्ष होती है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है, या तो आप पॉज करके वीडियो नोट कर सकते हैं। दूसरा बात आता है मंत्रिपरिषद का, ठीक है। तो सभा के निर्णयों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व जो है वो किस पे होता है, मंत्रिपरिषद का, ठीक है। जो भी सभा शासनाध्यक्ष सभा के द्वारा जो भी पॉलिसीज या जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट कैसे करें, कितना एग्जीक्यूट करना, इन सब का जिम्मेदारी जो है वो है मंत्रिपरिषद का, ठीक है। और मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, तो मंत्रिपरिषद के सदस्य देशों के विदेश मंत्री होते हैं, ठीक है। मतलब अफ्रीकी यूनियन के जो भी मंत्रिपरिषद के मेंबर होंगे उनके कंट्रीज मेंबर के क्या होंगे, फॉरेन मिनिस्टर क्या होते हैं, यहाँ के मंत्रिपरिषद के मेंबर होते हैं। और इनकी बैठक की मैं बात करूं तो मंत्रिपरिषद की जो बैठक है अफ्रीकन यूनियन की वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। इसके अलावा सदस्य देशों के मध्य विवादों का शांतिपूर्ण समाधान और सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थता, समाधान और विवाचन समिति का गठन किया गया है और इसका गठन हुआ है 1964 में। मतलब अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज के बीच जो भी विवाद है उनकी शांतिपूर्ण समाधान के लिए, उनका देख रेख करने के लिए मध्यस्थता, समाधान और विवाचन समिति का गठन किया गया है 1964 में। इसका मुख्य कार्य है आपसी जितने भी कंट्रीज मेंबर हैं उनके बीच पीस एस्टेब्लिश करना, उनके बीच कोई सिविल वार ना हो, इन सारी चीज़ों की देख रेख करना, मध्यस्थता करना और शांतिपूर्ण प्रयास करना। इनकी समितियों की संख्या 21 है जिनका चुनाव शासनाध्यक्षों की सभा के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। या हम कहें कि मध्यस्थता, समाधान और विवाचन जो समिति है इनकी सदस्यों की कार्यकाल कितने हैं, तो ये 5 वर्ष होते हैं। और सदस्यों की संख्या की मैं बात करूं तो ये 21 होते हैं। और किसके द्वारा चुन के आते हैं, तो ये जो शासनाध्यक्ष होते हैं इनकी इसी सभा के द्वारा ये चुनाव करके आते हैं, ठीक है। और इस समिति में किसी भी देश से एक से अधिक सदस्य नहीं हो सकता। जो विभाजन समिति है, मध्यस्थता समाधान समिति, हर देश से सिर्फ एक ही सदस्य चुनाव जीत के आते हैं। अब मैं बात करूं सचिवालय की। जो सामान्य सचिवालय है, सामान्य सचिवालय का प्रधान अधिकारी महासचिव जो अफ्रीकन यूनियन के पुनर्चर्चा कार्यों का निरीक्षण करता है, जो डे बाय डे वहाँ पे चर्चा परिचर्चा होता है, उस सचिवालय का जो महासचिव है उसका कार्य है उसका निरीक्षण करना, ठीक है। अभी आपको बताना है कि सामान्य सचिवालय जो है जो आदिस अबाबा में है इसका अभी महासचिव कौन है और इसका काम है बस अफ्रीकन यूनियन में हो रहे सभी डे टू डे कामों का निरीक्षण करना। महासचिव का चुनाव जो है वो आम सभा के द्वारा 4 वर्षों के लिए किया जाता है। ये भी एक अहम डेटा है। जो अफ्रीकन यूनियन का महासचिव होता है वो आम सभा के द्वारा चुना जाता है और इसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं विवाद निषेध प्रबंधन और समाधान तंत्र समिति पर, ठीक है। जो विवाद निषेध प्रबंधन और समाधान तंत्र समिति है इसका गठन अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है। अफ्रीकी महाद्वीप में शांति स्थापित करने के उत्तरदायित्व इन पे सौंपे गए हैं, ठीक है, कि आपस में कोई भी द्वेष ना हो, लड़ाई ना हो, आपस में कंट्री मेंबर्स में कोई विवाद ना हो, इस उद्देश्य से इसको गठित किया गया है। अब आइए कुछ बात करते हैं हम इससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो कुछ ये शब्दावलियाँ हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर ये शब्दावली के बारे में पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे अफ्रीकन यूनियन से जुड़े हुए शब्दावली हैं। जैसे PAP हुआ, ठीक है, पेन अफ्रीकन पार्लियामेंट। पेन अफ्रीकन पार्लियामेंट जो है वहाँ का मुख्य लेजिस्लेटिव क्या है, निकाय है, जो अफ्रीकी संघ की सर्वोच्च विधायी निकाय बनाई गई है, ठीक है। ये हाल ही फिलहाल इसको सर्वोच्च विधायी निकाय का दर्जा दिया गया है, उसको बोलते हैं पेन अफ्रीकन पार्लियामेंट। इसके बाद है PAP मिडरेड, ये दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। पार्लियामेंट के सभी 53 अफ्रीकी संघ के देशों के 265 निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं और लोकतांत्रिक शासन की प्रक्रियाओं में लोकप्रिय सभ्य समाज की भागीदारी करने का इरादा रखते हैं। अगर मैं बात करूँ टोटल कितने होते हैं तो संघ देशों में से 265 निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा एक और जरूरी है, वो है अफ्रीकी संघ प्राधिकरण, मतलब AUA। तो ये क्या है, तो अफ्रीकी संघ प्राधिकरण जो है वो अफ्रीकी संघ का सचिवालय है जिसमें 10
आयुक्त एवं अधीनस्थ या स्टाफ होते हैं। और सचिवालय का जो मुख्यालय है वो आपको पता है कि वो है आदिस अबाबा इथोपिया में। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें क्या करते हैं, यह एक सचिवालय का काम है और इसमें 10 आयुक्त और अधीनस्थ सहायक स्टाफ होते हैं। और रीति एवं प्रकार में अपने यूरोपीय समकालीन यूरोपीय आयोग के समान ही अफ्रीकी संघ की गतिविधियों में बैठकों के समन्वय एवं प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। जिस प्रकार से यूरोपियन यूनियन में क्या होता है, यूरोपीय आयोग है एडमिनिस्ट्रेशन के कार्यभार को देखने के लिए, उसी प्रकार अफ्रीकी संघ में ये सामान्य सचिवालय है जो वहाँ की मतलब एक्टिविटीज और वहाँ के कोऑर्डिनेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यभार देखने के लिए जिम्मेदार है। अगर मैं बात करूँ AUA का, तो इसका काम है समन्वय और प्रशासन के लिए जिम्मेदार होना या फिर समन्वय प्रशासन का कार्य करना। इसके बाद बात आती है CAU का। यह एक न्यायालय है, ठीक है। अफ्रीकी संघ की संधियों की व्याख्या पर विवादों का निर्णय करने के लिए यह न्यायालय का बात करता है। और न्यायालय की स्थापना के लिए अफ्रीकी संघ के 2003 में एक प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था जो 2009 से लागू कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है कि CAU जो है वो न्यायालय की बात करता है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, वो है अफ्रीकी मानव एवं अधिकार आयोग, ठीक है। तो 1986 में जो CAU है, जो न्यायालय के चार्टर की अपेक्षा मानव एवं अधिकार अफ्रीकी चार्टर के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। और आयोग के कार्यों के पूरक के तौर पे 2006 में अफ्रीकी मानव नागरिक अधिकार न्यायालय की स्थापना की गई। यह आपको याद रखना है कि जो अफ्रीकी अधिकार मानव के लिए जो न्यायालय बनाया गया, ये बनाया गया 2006 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है। और इसकी जो चार्टर बने हैं वो बने थे 1986 में। जो आपका वहाँ का न्यायालय है CAU, उसके तहत इसको बनाया गया था। तो ये इससे क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। तो ये था आज का ओवरऑल डिटेल अफ्रीकन यूनियन के बारे में, जहाँ पे हम इसके हिस्ट्री, इसके स्ट्रक्चर और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।